इसके बाद आता है इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर। संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा, अपन ने वीडियो में देखा है, वीडियो क्लास में भी देखा हुआ है। एक एक जहाँ पर रोजगार की गारंटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट साउंड होता है, भाई 1 साल तक आप नौकरी से निकाल ही नहीं सकते हो। जैसे सरकारी नौकरी में एक बार लग गई तो लग गई, आपको कोई निकाल नहीं सकता है। तो वो सभी संगठित क्षेत्र की नौकरी कहलाती है। असंगठित क्षेत्र की कहाँ से है, जहाँ पर डेली वेजेस बोलते हैं, बंदा जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, दिन की रोजगारी काट रहा है और वापस जा रहा है, उसको कभी भी मालिक निकाल सकता है। जैसे दुकान पे करने वाला कोई छोटू जो काम कर रहा है, उसको मालिक कभी भी निकाल सकता है। तो वो जो है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाएंगे। संगठित क्षेत्र में जहाँ पर आपको पक्का है, नौकरी पर रखा हुआ, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पहले कंपनी नहीं निकालेगी और आपको सवेतन छुट्टी भी देगी। छुट्टी कई बार जो है वो, जैसे आप दुकान पे कोई काम करता है तो उसको अगर उसने छुट्टी कर ली तो उसको जो है पैसा नहीं मिलेगा उसका। लेकिन अगर संगठित क्षेत्र का मजदूर है, अच्छी कंपनी में काम करता है, तो वहां पर हो सकता है उसको साल में कुछ छुट्टियां वेतन की मिल जाती है, मतलब आप छुट्टी करोगे तो भी आपको वेतन मिल जाएगा। तो वो सभी संगठित क्षेत्र में कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है इसपे से संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर से, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और क्या फायदे हैं संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में जो है पेंशन सुनिश्चित होती है, पेंशन मिल जाती है ना। और सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान भी मिलता है, सेवानुदान भी मिलता है, चिकित्सीय हक भी मिलते हैं। अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य का पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है, मतलब माहौल अच्छा देना होता है। तो ये सब चीजें जो है वो संगठित में होती है। असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण से बाहर, सरकार इस पर नियंत्रण रखती है संगठित क्षेत्र पर। असंगठित क्षेत्र पे सरकार नियंत्रण नहीं रहती, छुट्टी नहीं मिलती सवेतन, बीमारी के कारण छुट्टी लग रहा है तो कोई प्रावधान नहीं है उसमें। मालिक जब चाहे आपको निकाल सकता है ना। तो वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर रहते हैं। भारत में अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर बहुत ज्यादा है, बहुत अति ज्यादा है ना। भारत में 80% ग्रामीण परिवार छोटे छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। और लगभग लगभग वो सभी जो काम कर रहे होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज है स्वामित्व के आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। तो सार्वजनिक क्षेत्रक वो होते हैं जो सरकार नियंत्रित में रहते हैं, सरकार नियंत्रित कर रही होती है। और जो उदाहरण के लिए बीएचईएल हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत है। निजी क्षेत्रक में किसी एक बंदे का वो हक रहता है, जैसे टाटा हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब इनके पर्सनल, मुकेश अंबानी कंपनी है। टाटा कंपनी जो है वो रतन जी टाटा की है, सीईओ है वो। तो वो जो है पब्लिक डोमेन में है वो, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं कहलाती है। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के उदाहरण है, और ये प्राइवेट कंपनी है टाटा और रिलायंस। हालांकि इनको भी चला एक बोर्ड ही रहा होता है, समिति होती है, लेकिन प्राइवेट है ना, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इसमें, हालांकि चला समिति रही होती है। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर रहता है, क्वेश्चन आना नहीं है उसमें। तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। सेवा क्षेत्र में रोजगार उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है, नहीं हुई है, तो नहीं हुई है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं हुई है, क्योंकि खेती ने ज्यादा रोजगार दिया है। खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो कृषि क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, वो कच्चा माल बनाते हैं। खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े अनुपात में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कपास एक प्राकृतिक मेरे यहाँ हाँ, मुझे खा वाले में डाउट है, आप बता सकते हैं, मतलब समझा खा क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें तृतीयक भी तो आ सकता है, कृषि क्षेत्र के उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। बात तो सही है, खालिस्तान क्षेत्र, क्योंकि तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है, वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं यार, सही तो है। कृषि तो फिर भी, मैन्युफैक्चरिंग तो कृषि में भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कच्चा माल तो उगाया जा रहा है ना, उत्पादन तो खेती तो हो रही है, अनाज तो उग रहा है। कोई चेक करेगा क्या ये चीज, क्या ये तीर्थ आएगा। तृतीयक आएगा? हाँ भैया तेरे तो ये आएगा। हाँ भैया तरह क्या आएगा। तृतीयक क्षेत्र सही था, मैंने तो गलती मैंने कर। आंसर नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है हर बार गलत निकल जाता है। डाउट बोला, कुछ नहीं, आप पढ़ाइए। अरे पढ़ाइए, कुछ बहुत नहीं। बहुत खर्चा है सही में।
भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो बड़े अनुपात में। कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और कपड़ा एक खालिस्तान उत्पाद है। तो कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खालिस्तान है, मतलब परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के बिना आगे नहीं बढ़ पा सकता। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजन है। स्वामित्व के आधार पर एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राकृतिक तौर पर किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं को, ये सभी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, हाँ सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, तीनों क्षेत्रों की अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को। जीडीपी में पदों में 13-14 के बीच प्रत्येक क्षेत्र की हिस्सेदारी खालिस्तान परसेंट है, तो 50 से 60% प्रत्येक क्षेत्र की योगदानी है जीडीपी में। सही जोड़ी आ रही है। कृषि क्षेत्र की सीमाएं, असिंचित भूमि, असिंचित भूमि में आएगा सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। फसलों का कम मूल्य, इसमें आएगा सहकारी विपणन समितियां। कर्ज भार में आएगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना, जो कि अगले चैप्टर है। मंदी काल में रोजगार का अभाव, इसमें आएगा कृषि आधारित मिलों की स्थापना। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारी को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। मेरे को कोई गड़बड़ लग रहा है इसमें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा, बता रहा हूँ सही जोड़ी। विषम की पहचान के लिए पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार, इनमें से कौन सा अलग है? पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। पर्यटन निर्देशक ही अलग लिख रहा है। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। सब्जी विक्रेता। वाह यार। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। मोची। मोची। मोची सेवा ही तो कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी करता है ना, वो जूते बनाता है। एमटीएनएल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। ये सरकारी नहीं है, बाकी सब सरकारी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, आ सकता है। सही जोड़ी देख लेते हैं। असिंचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, ये तो सही है। फसलों का कम मूल्य, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली आ सकती है। हाँ इसमें आ सकता है सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। लेकिन फिर इसमें क्या आएगा? कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। ये सब वाले ही है, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, कटाई वाले पांचवे। ये और कर्ज भार, इसके आंसर नहीं दिए हुए हैं क्या? भैया 5वें का आएगा ना। देख ले रहे एक बार, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्लास 10th इकोनॉमिक्स, चैप्टर कौन सा है? सेकंड। असिंचित भूमि में आएगा व्हाट द हेक। असिंचित भूमि में आएगा कटाई के बाद तुरंत स्थानों में भेजने के। व्हाट द हेक, आने देने दे दिए इन्होंने। द मतलब सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, ये सही है।
फिर उसका फसलों का कम मूल्य, ब का आएगा, दूसरे का आएगा ब, फसलों का कम मूल्य सहकारी विपणन समिति, सही तो यही तो लगाया था अपन ने भी। तीसरा आएगा कर्ज भार, कर्ज भार में आएगा तीसरे का या, मतलब कर्ज भार कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना। मंदी काल में रोजगार का अभाव, चौथे का आएगा आ, कृषि आधारित मिलों की स्थापना। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। ये आएगा सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। तो मतलब सही लगाया हुआ, 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3 अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 4 2 5 1 3। दूसरे चैप्टर में भी देखूं क्या? अरे लो, वेबसाइट ही नहीं करी उन्होंने अपडेट, तिवारी एकेडमी। ले इंग्लिश में अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ canes by government, सही है। लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट। ओह, लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली लिखा हुआ है इसमें। डेब्ट बर्डन, कर्ज भार के लिए लिखा हुआ, बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट, मतलब सरकार जो कम बेंच पर बैंक साख उपलब्ध करवाना। सुधारना पड़ेगा भाई साहब, ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इन्होंने। असिंचित भूमि में सही है, सरकार द्वारा निर्माण, फसलों के कम मूल्य में सेकंड वाले में आएगा प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, दूसरे में यह आएगा खाद्यान्नों की वसूली। हेलो, हाँ भैया। कर्ज भार में आएगा डेब्ट बर्डन में बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट, तीसरा वाला या वाला रहेगा, है ना, ये सही है। फिर उसके बाद मंदी काल में नो जॉब इन ऑफ सेशन, सेटिंग अप एग्रोविश, मंदी काल में रोजगार का, इसमें 4 आएगा। और कटाई के बाद तुरंत स्थानीय कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी, इसमें आएगा, 2 और 5 में अंतर था बस। तो अब क्रम हो जाएगा आपका, मैच कर लेना, 4 5 2 1 3, 4 5 2 1 3, इंग्लिश में सही बताया हुआ है, हिंदी में गलत करके रखा है होशियारों ने। 4 5 2 1 3, एक बार योर मैच कर ले, हो सकता है इसमें कुछ गलती कर रहे हो अपन। पहले वाले में टूरिस्ट गाइड सही है अपना आंसर, वेजिटेबल वेंडर सब्जी विक्रेता सही है, फिर उसका कॉबलर मतलब मोची, और सहारा एयरलाइन, जेट एयरलाइंस लिखा हुआ अपने में, तो जेट एयरलाइंस सही आंसर होगा। सहारा एयरलाइन खत्म हो गई, कुछ बचे नहीं है, चैप्टर इतना ही था। हम रिमेडियल मॉड्यूल देख लेते हैं फटाफट। रिमेडियल क्या वाला ही देखते हैं, ये है ना। प्राकृतिक संसाधन दोनों से उत्पादित वस्तु निम्नलिखित में किस क्षेत्र से उत्पादित आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगे ना। हाँ भैया। जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं चीनी या गुड़, मिठाई, शरबत, उसमें से कोई नहीं, तो चीनी या गुड़। देश में आधे से अधिक श्रमिक किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? मत्स्य पालन, कृषि, टोकरी बनाना, उपयोग में से कोई नहीं, तो कृषि। वह क्षेत्र जो मुख्य रूप से नियंत्रण बाहर छोटी और बिक्री इकाइयों में विशेषता है। संगठित क्षेत्र, निश्चित है, अस्थायी, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार इसके उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र के, बैंकिंग, व्यापार, सब बैंकिंग जहां पर भी दिख जाए तृतीय क्षेत्र। खालिस्तान दिखाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, जीडीपी। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर के। आवाज नहीं आ रही है अंशिका आपकी? आवाज नहीं आ रही, टाइप कर दीजिए आप जो भी करना है।
केवल खालिस्तान वस्तु और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। व्हाट द हेक। केवल खालिस्तान वस्तु और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है इनने। खालिस्तान सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल है जो सीधे तौर पर मदद नहीं करती हैं प्रत्येक क्षेत्र में। खालिस्तान सेक्टर उन उद्यमों को कवर करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित है। नियमित है रोजगार की शर्तें मतलब जो संगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र सेक्टर उन उद्यमों को कवर करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित है। सही है गलत। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए ये चौथे में क्या आएगा? खालिस्तान सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती हैं। आवश्यक सेवाएं तृतीय क्षेत्र। सेक्टर बोला है ना, सेक्टर मतलब क्षेत्र की होता है। तृतीय क्षेत्र ये तो नहीं, सीधे तौर पर मदद कर देते हैं। उसमें लिखा है कुछ ऐसी सेवाएं जो सामने से मदद नहीं करती हैं लेकिन वो भी तृतीय क्षेत्र में ही आएंगी। ये मतलब है क्वेश्चन का। कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो सामने से मदद नहीं करती हैं। प्रत्येक सेवा में सामने से मदद तो कर रही होती हैं, जो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो सामने से मदद नहीं करती, बैकग्राउंड में मदद कर रही हैं, वो भी तृतीय क्षेत्र में आएंगी। ये है क्वेश्चन का आंसर अर्थ। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः रूप से वर्षा, धूप, जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से नहीं, हाँ सही है। मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों को रोजगार की गारंटी दी गई। 150 दिन की, 100 दिन की। मनरेगा में 100 दिन की सरकारी है ना। हाँ भैया। 150 दिन लिखा है, गलत है। बढ़ा तो नहीं दी कहीं, 100 दिन ही है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सही है। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का योग सकल घरेलू नहीं, तीनों का प्रत्येक भी होता है। संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं, अक्सर नियमित नहीं होती हैं। नहीं नहीं, नियमित होती हैं। ज्यादा वेतन मिलता है और नियमित होती हैं। ये इधर तो चलो ठीक है, कम वेतन तो चल सकता है लेकिन नियमित जरूर होती हैं संगठित क्षेत्र में। जोड़ियों का मिलान करें। ये जरूरी है। अच्छा है। संगठित क्षेत्र किस में आएगा? सरकार के, अच्छा डायरेक्ट ही लिखा है इन्होंने, नहीं लिखा है। कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की सहमति नियमित होती है। असंगठित क्षेत्र कार्य स्थान अनियमित है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। निजी क्षेत्र व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ऐसे सही जोड़ी दो, सही से बन जाए। तीन क्षेत्र के उत्पादन को योग्य कहते हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 73 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में उत्पादन सबसे वृद्धि दर्ज की गई है? तृतीय क्षेत्र में। विकसित देशों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रोजगार देता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। रेलवे, डाकिया। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? शायद आपको पता होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना? या मनरेगा, सॉरी यार, मनरेगा पूछा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अभियान, अधिनियम। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लिख लोगे मनरेगा का फुल फॉर्म? पेज नंबर 29 पर लिखा हुआ है लेकिन वो भी पूरा नहीं लिखा हुआ है, लिख लो चाहो तो वहां पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और तुम सोचोगे कि पेपर में मालूम क्या होगा, मनरेगा इससे बना रहे हो, महात्मा गांधी ना से नाला मतलब अपने मर्जी से, रे से रोजगार, गार से गारंटी, कुछ भी बना रहे होगे, इसलिए ये मनरेगा से नहीं बनता है। इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये है पूरा नाम। तो उसको जरूरी है, इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन। महात्मा गांधी जहाँ जाते हैं वहीं शुरू हो जाते हैं लोग। 2 अंक का एक क्वेश्चन आना, पैसा और साख पे से स्कोर खत्म करते हैं चैप्टर को। मुद्रा और साख, तो इसमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। मैं केवल क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, चैप्टर नहीं देख रहा हूँ। अब आपको मालूम होगा कि ऋण कैसे देते हैं। जो जिनके पास साख क्या होती है, साख मतलब होता है ऋणी। चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है वो आपको पता होगा, बुक में देखते जाओ, है ना। मैं चैप्टर पर नहीं जा रहा हूँ, उसमें देर लग जाएगी। चैप्टर खोल लो आप, चैप्टर में देखते जा जो बताते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद रिजर्व बैंक का नाम सुना ही होगा, वही नियंत्रण करता है सब चीज का भारत में। उसके बाद मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, क्वेश्चन आता है, वहीं बुक में लिखवाया हुआ है, जरूरी है आपके लिए वो। और उसके बाद
उसके बाद जो है 15% बैंकों को अपना रखना पड़ता है रिजर्व के तौर पर, ताकि पूरा ही ना खर्च कर दें, बैंक कर्ज में डूब जाएगा, जिनकी जमा राशि उनका सत्यानाश हो जाएगा, है ना। और कर्ज जाल किसको बोलते हैं? बंध जाना, लोन में बंध जाना। और ज्यादातर कहाँ होता है? जहाँ पर जो दो प्रकार के होते हैं ना लोन देना, एक जो सिंपल हम जो बैंकों से लेते हैं, साख के विभिन्न स्थितियों में देखा था ना अपन ने, जो एक दो दो उसमें बांटा हुआ है ना लोन लेने को। एक हाँ उसको भैया, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक, तो औपचारिक हिस्से से लेते हैं तो ठीक, अनौपचारिक में लेते हैं हम बैंक के कर्ज जाल में फंस जाते हैं, है ना। फिर उसका ऋण की शर्तें किसको बोलते हैं? वो शायद आपको याद होगा, देख लो। ऋण की शर्तें मतलब कुछ गिरवी रखना, सीधी सी बात है, उसको ऋणाधार बोलते हैं, गिरवी रखने को, जरूरी है वो। उसके बाद जो है ज्यादातर हम अभी भी जो लोन ले रहे हैं, अगले पेज पर आता है, पेज नंबर 48 पर, उसमें ग्राम बना हुआ है। ये सहकारी समिति क्या होती है वो भी जरूरी है। सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति कुछ लोगों के द्वारा आपस में इकट्ठे होकर एक समिति बनाई जाती है, जिसमें अपना वो पैसा क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, और उस पैसे को जो है जिस भी किसान को जरूरत होती है, आप ग्रामीण समिति के हिसाब से उसको समझा सकते हो। सहकारी समिति को 2 नंबर में आता है। यदि सहकारी समिति से क्या समझते हो? सहकारी समिति कुछ ऐसे लोगों का संगठन होता है, उदाहरण के लिए कुछ ऐसे किसानों का संगठन होता है जो कि आपस में पैसे जमा करते हैं, और जिस किसी किसान को जरूरत होती है वो उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। और इसके साथ साथ सहकारी समिति अपनी जमा की गई पूंजी से बैंकों से कर्ज भी उधार ले सकती है ना। और उस कर्ज का जो निपटान कर रही होती है वो समिति, अब के सदस्य आपस में मिलकर कर रहे होते हैं। तो ऐसा लिख सकते हो आप सहकारी समिति के बारे में, है ना। सहकारी समिति जरूरी है, आपको पता होना चाहिए सहकारी समिति के बारे में। अभी भी हम अनौपचारिक क्षेत्र से ही लोन ले रहे हैं ज्यादातर। यहाँ पर देख लेते हैं और अपने पास क्वेश्चन का क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादित वस्तुएं निम्नलिखित, अरे रेमेडियल मॉड्यूल खोला है मैंने, वो वाला बंद कर दिया क्या? रेमेडियल मॉड्यूल भी बचा, वो वाला बंद कर दिया, 2 मिनट। करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 श्रेणियों में बांटा हुआ है, औपचारिक अनौपचारिक। कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत है? तो सहकारी समितियां औपचारिक में आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा समपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ है? पता नहीं इसका मतलब क्या है। समपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ है, मैंने तो शब्द ही नहीं सुना ये। कोई आंसर देगा इसका? देख कर बताओ। आधुनिक रूप कौन सा है? पेपर नोट्स। मुद्रा विनिमय प्रणाली समझते हो आप? 2 नंबर में आ सकता है मुद्रा विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करके आदान प्रदान होता था। खालिस्तान कुछ ऐसा है जो लेने में विनय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। मुद्रा कुछ ऐसी है जो लेने में विनय के माध्यम के रूप में काम कर सकती है। बैंक ऋणों पर खालिस्तान की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं, मांग जमा की तुलना में अधिक ब्याज वसूलते हैं। खालिस्तान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुद्रा का उपयोग या करेंसी का उपयोग किसी भी व्यक्ति या संगठन को जारी करने की अनुमति नहीं है। क्या? नोट, जो मुद्रा होती है। उधारी एक व्यक्ति को कर्ज जाल में धकेलता है। सही है गलत? अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना अधिक कठिन है। बिल्कुल सही है। बैंक जबरन में गिरवी रखने के लिए बहुत सारी चीजें मांगते हैं। आधुनिक मुद्रा सोने चांदी और तांबे जैसी कीमती धातु से बनी है। नहीं, मुद्रा और आधुनिक रूपों में चेक और ड्राफ्ट शामिल है। सही है। भारत में कोई भी व्यक्ति रुपए में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। बैंक जमा स्वीकार करते हैं लेकिन उस पर ब्याज नहीं देते हैं। गलत है, देते हैं ब्याज, कम देते हैं ब्याज। औपचारिक ऋण क्या होगा? औपचारिक ऋण जो है वो एसबीआई से ऋण जो होगा वो औपचारिक ऋण होगा। ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है ब्याज दर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वित्त
कोई मुद्रा नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ, वित्त का नया तरीका स्वयं सहायता समूह, है ना। कोई मुद्रा नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा ही नहीं थी। एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य से भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन या सामान का स्वयं आपूर्ति करता है। साख कहलाता है, या ऋण ऋण देना। साख को ही ऋण देते हैं ना। एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के बदले में उधारकर्ता को धन सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है। क्या बोलेंगे इसको? साख बोलेंगे ना। नहीं सर, समर्थक ऋणाधार समर्थक बोलेंगे ना। ऋणदाता। समर्थक ऋणाधार ही बोलेंगे, सही है। बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग खालिस्तान के लिए करते हैं, ऋण देने के लिए। लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण लेते हैं, बिल्कुल सही है। सही। फिर क्या लिखना था इसमें? लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण लेते हैं, सही गलत पता नहीं। भुगतान करने ये का गरीब आदेश। लोग। अच्छा, गरीब लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण लेते हैं, या अशिक्षित भी तो बोल सकते हैं ना। अशिक्षित और गरीब लोग दोनों जोड़ सकते हो आप। जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ वही बोलो। भुगतान करने का आदेश एक है चेक। चेक भुगतान करने का आदेश है। ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंकों का गठन किया गया है? सहकारी बैंकों का। सहकारी बैंकों का, है ना। सहकारी समिति अलग होती है, सहकारी बैंक अलग होते हैं। मुद्रा को विनिमय के माध्यम से रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? शायद चैप्टर में क्वेश्चन है। लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? क्योंकि उन्हें जमा करने पर ब्याज मिलता है, अगर घर पे रखे रहेंगे तो ब्याज नहीं मिलेगा। चेक क्या है? चेक एक चेक क्या है? चेक लिख सकते हो क्या? हाँ भैया, लिखवाया ना आपको तो लिख दे। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक के किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। किसको देता है? बैंक को, है ना। पेज नंबर 41 पर इसका आंसर। चेक का जो बना हुआ है ना डायग्राम, उसके नीचे उसके ऊपर। क्रेडिट क्या है? एक्चुअली क्रेडिट को ही हम जो है वो ऋण बोलते हैं। क्रेडिट एक प्रकार की ऐसी सुविधा है जिसमें हम अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम बैंक से क्रेडिट ले लेते हैं, कुछ उधार ले लेते हैं और उसका यूज कर लेते हैं, और तय समय बाद निश्चित ब्याज के साथ उस पैसे को बैंक को वापस कर देते हैं। उसे ही हम क्रेडिट बोलते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर अपनी आमदनी से ज्यादा पैसा ले लेना और कुछ समय बाद ब्याज सहित वो पैसा बैंक को वापस लौटा देना ही क्रेडिट है। कर्ज का जाल क्या है? अनौपचारिक कर्ज लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक के बाद एक ब्याज बढ़ते जाते हैं, मूलधन नहीं चुका पाते और सरकारी नियंत्रण नहीं रहता है, तो व्यक्ति कर्ज जाल में फंस जाता है। स्वयं सहायता समूह के कोई दो लाभ बताइए। पहली बात तो हमको जो बैंक में बहुत सारी वो देना पड़ती है ना, गिरवी रखने के लिए बहुत सारे पेपर वगैरह लगते हैं, तो वो सब झंझट से बच जाते हैं। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? तो ब्याज दर कम रहती है। ब्याज दर कम रहती है, सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा चैप्टर, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। वैश्वीकरण अपन कर चुके हैं। तो इसमें चेक जरूरी है, और औपचारिक अनौपचारिक ऋण के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में कौन सा ऋण ज्यादा लिया जाता है वो पता होना चाहिए। ऋण ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक उसमें अंतर क्या है, और आखिरी में आपको भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक की गतिविधि किस प्रकार से नजर रखता है, ये इंपॉर्टेंट लगाया हुआ। विकास में ऋण की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ऋण की भूमिका बताइए, क्या है ऋण की भूमिका। तो ये जरूरी है। केवल 9-10 बच्चे, अजीब बात है। 1 2 3, बहुत सारे बच्चे नहीं है। चलो बढ़िया है, सबको पढ़ाई करना होगा, टाइम ज़्यादा हो गया है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको उसमें भूगोल के जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर उसमें दिक्कत है तो रोकिए। किसी को दिक्कत है कि कर लोगे? 2 चैप्टर तो कर सकते हो अपनी मर्जी से, ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो ज़्यादातर, और क्लास में बात भैया कर चुका हूँ उसमें। हाँ पलक। भैया खुशी का फोन आया है, वो कह रही है वो अंशिका और पूजा ज्वाइन नहीं हो पा रही है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म ही कर रहा हूँ मैं ओके। बोलना। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और कल के लिए यकीन मानो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है तो वो बिलीव, आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारी बुक है, समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा कैसा आएगा, बिलीव मी आपने पढ़ाई करी है इसलिए आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है।
तो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ो तो ऐसा लगता है, लेकिन बेफिक्र रहो। एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर पे फोकस करो। अपने हिसाब से बुक को ज्यादा देखो, ये गाइड वगैरह पे कम ध्यान दो थोड़ा सा। आप बेहतर परिणाम कर पाओगे, यकीन मानो। आपने खूब मेहनत करी है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। मन से लिखना है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको बुक से आएंगे। बेफिक्र रहो, जो पढ़ा हुआ है उसी में से आएगा। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से नींद लेके जाओ, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। बिल्कुल भी टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं होगा। आपने मेहनत करी है तो दिखती है ना। आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी हुई है, और अभी तक कर रहे हैं लगातार। तो आपको मन से कम, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो मन से लिखने लायक तो आपके पास नॉलेज है ही। बिल्कुल बेफिक्र होकर लिखना, है ना। सोशल साइंस में लिखने के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट। मैं अभी भी अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पर। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चैप्टर में कोई डाउट आता है तो कभी फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो मुझसे। आराम में आपको कोशिश करूंगा कि तुरंत आंसर दे दूँ उस चीज़ का, ठीक है। कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी मेहनत जारी रहेगी। कल फिर से मिलेंगे पेपर के बाद। स्कूल में नहीं मिले तो ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। और कल के लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। भैया, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जी। भैया। थैंक यू भैया। वेलकम। थैंक यू भैया। गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव।